नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं प्रवीण शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्टडी 91 के अंदर। सबसे पहले सभी लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। उम्मीद है कि आपका नया वर्ष बहुत अच्छे तरीके से मनाया जा रहा होगा। नए साल की पार्टी आपने बहुत ज़बरदस्त की होगी, बहुत शानदार तरीके से आपने जश्न किया होगा। तो चलिए, नया साल हमारा स्टार्ट हो गया है 1 जनवरी 2022 और आपको पता है आज के दिन से आप प्रतिज्ञा ले लीजिए कि भाई आज से मुझे अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है और इस साल मुझे नौकरी पानी ही पानी है। इस साल मौका मत चूक जाइएगा, क्योंकि इस बार बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं। इस बार अगर मौका चूक गए तो अभी आने वाले 2-3 साल तक वैकेंसियों की संख्या बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है इस बार यूपी में चुनाव है। चुनाव के कारण वैकेंसियों की संख्या ज्यादा होगी। तो इस बार मौका मत छोड़िएगा। तो बस आज एंजॉयमेंट करने के बाद कल से एकदम दमदार तरीके से पढ़ाई स्टार्ट करिए। और हम लोग कर रहे हैं यूपी लेखपाल और यूपी पुलिस पर हमारा मॉक चल रहा है और आज हम 5वां मॉक सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी मेरे प्यारे भाई देख लें, बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है। ठीक है, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। सभी भाइयों को गुड इवनिंग है भाई। चलिए, यह है पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी मेरे भाई बताएंगे क्या आने वाला है। तो चलिए, किसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष 1 आता है। यदि इस प्रकार प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेष 3 आता है तो यह क्वेश्चन है किसका? तो आपको पता है कभी भी भागफल में भाग देने की बात करें, कभी भी भागफल में भाग देने की बात करें तो ये क्वेश्चन आता है सक्सेसिव डिवीजन का, लगातार विभाजन का क्वेश्चन है। क्योंकि भागफल में भाग देने का मतलब है लगातार विभाजन का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, इस तरह का जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है। यहां पर लिखते हैं हम शेषफल, ठीक है। यहां पर हम लोग लिखेंगे भाजक, मतलब जिससे भाग दिया जा रहा है, और यहां बीच में लिखी जाएगी संख्या। तो कह रहा है किसी संख्या को 13 से भाग दिया है। आपने किसी संख्या को सर 13 से भाग दिया है तो आपका शेष कितना आया है? 1 आया है। फिर भाग देने के बाद जो भागफल आया है उस भागफल को आपने 5 से भाग दिया है तो आपका शेष 3 आया है। तो बताइए उस संख्या को 65 से भाग देंगे तो कितना आएगा? ठीक है, अब इस तरह का प्रश्न आपके सामने आएगा तो क्या करेंगे समझिएगा। सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम होगा कि लास्ट में जो भागफल आएगा सबसे पहले क्या करेंगे? लास्ट वाले भागफल को 1 एज्यूम करेंगे। ये सबसे पहला स्टेप होगा कि लास्ट वाले भागफल को क्या करना है? 1 एज्यूम करना है। माना कि लास्ट में जो भागफल है 1 है। चलिए, अब आप संख्या निकालेंगे। तो संख्या कैसे निकालते हैं? भाजक और भागफल का गुणा करते हैं और शेषफल को सर जोड़ देते हैं, है ना। भाजक और भागफल का गुणा करके शेष जोड़ेंगे तो 5 एकम 5, 5 और 3 8 आ जाएगा। तो ये आ गया 8। ठीक है, अब यहां देखिए, भाजक और भागफल का गुणा करेंगे और शेषफल को जोड़ देंगे। 13 8 104 और 1 105 आ जाएगा। तो हमारी संख्या आ गई है सर 105। अब अगर इस संख्या में अगर 65 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 105 में अगर 65 का भाग देंगे तो आपका शेष आ जाएगा 65 एकम 65, तो आपका शेष बचेगा 40। तो आपका आंसर आ जाएगा 40, तो आपका शेष आएगा 40। ये आपका आंसर है, आप लोग चेक कर लें, 40 आपका शेष है। ठीक है, देख लीजिए। हो गया है। चलिए, आइए आगे इसका बताइए। यदि किसी व्यक्ति का खर्च आय के 35% है, ठीक है। सभी लोग भाई वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करें। लाइक और शेयर करने में आप लोग बहुत कंजूसी कर रहे हैं आजकल, है ना भाई। लाइक और शेयर तो करते रहिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं हमारे लिए। यदि किसी व्यक्ति का खर्च आय के 35% है,
यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि हुई, खर्च में कोई वृद्धि नहीं हुई, तो बचत में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, चलिए तो आप देखेंगे भाई सर ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि भाई आय मतलब इनकम, खर्च मतलब एक्सपेंडिचर और बचत मतलब सेविंग। ठीक है, व्यक्ति का जो खर्च है इनकम का 35%, तो इनकम को अगर मैं 100 मान लूं तो 100 का 35% कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो इनकम अगर 100 है तो खर्चा आ गया 35, तो बचाया कितना होगा, 100 में से 35 अगर खर्च कर लिया है तो सर आपने बचाया होगा 65। ठीक है, अब कह रहा है आय में 30% की वृद्धि कर दे, आय को 30% बढ़ा दे, तो आय पहले कितनी थी 100, इसमें 30% बढ़ा दे तो 100 का 30% 30 हो जाएगा, तो आय जो है आपकी कितनी बढ़ जाएगी, आय जो है 30 बढ़ जाएगी, है ना, आय का 30 बढ़ गया है। और कह रहे खर्चे में कोई वृद्धि ना करे, मतलब खर्चे में कोई बदलाव ना करे, यहां पर कोई बदलाव ना करे, तो बताइए बचत में कितने की वृद्धि होगी। तो आप देखेंगे अगर आपकी कमाई 30 बढ़ी है, उसमें से आप बिल्कुल भी खर्चा नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप पूरा का पूरा बचा रहे हैं, तो आपकी कमाई भी 30 बढ़ी है, तो बचत भी आपकी कितनी बढ़ जाएगी, 30 बढ़ जाएगी, क्योंकि आप खर्चा तो कर ही नहीं रहे हैं। तो जो कमाया उसे बचा के रख लिया, खर्चा तो आपका उतना ही है। तो बचत में कितने की वृद्धि हुई है, बचत में सर 30 की वृद्धि हुई है। 30 की वृद्धि कितने पर हुई है, 65 पे, तो 30/65 इंटू 100, 5 से कटेगा 13 बार, 5 से कटेगा 6 बार, 600/13 आ जाएगा आपका, 600/13 आ गया है। अब आप देख लें कौन सा वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अब आप दे सकते हैं भाग देके, 13 चौक 52, 8 जीरो आ जाएगा, 13 छिक्के 78, 2 जीरो, 13 दूनी 26, सॉरी 13 एकम 13, 13 एकम 13 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 7 जीरो बचेगा, 13 पंजे 65, 46.15%, ये आपका आंसर आएगा। 46.15% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। आप देख ले 46.15% की। ठीक है शानदार तरीके से सॉल्व करने का तरीका बताइए, इससे अच्छा कुछ है आपके पास, इससे अच्छा कुछ हो तो बताइए मुझे। बहुत ही जबरदस्त तरीका है और आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आइए आगे अगले प्रश्न पे आइए। सभी लोग आंसर बताएं भाई, आंसर आप सभी लोग नहीं बता रहे हैं, एक बार वीडियो को शेयर भी करते रहें। ये एक समकोण त्रिभुज की कर्ण और ऊंचाई 41 और 9 सेंटीमीटर है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिधि क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है, ये आपका मान लीजिए समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब कह रहा है समकोण त्रिभुज में कर्ण कितना है, 41 है, और ऊंचाई कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। तो आपसे कह रहा है इसका क्षेत्रफल और परिधि बताइए। तो आप देखेंगे 41 है, ये 9 है, तो ये कितना आ जाएगा। तो आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय लगेगी नहीं लगेगी, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण के स्क्वायर में से क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर घटाएंगे, तो 41 के स्क्वायर में से 9 का स्क्वायर घटा देंगे। तो बताइए कितना आ जाएगा, थोड़ा सा मुझे बताएंगे क्या आप जल्दी से, क्या आप मुझे बताएंगे कितना आएगा। कोई बच्चा ऐसा हो जो बता दे। सबसे पहले तो 41 का स्क्वायर निकालेंगे, 41 का स्क्वायर कितना होता है, 41 का स्क्वायर निकालेंगे, 41 का स्क्वायर होगा सर 1681, और 9 का होगा 81, तो कितना बचेगा 1600, और 1600 किसका होता है, 1600 होता है 40 का। तो आप देखेंगे ये आ जाएगा 40। तो आपको इसका एरिया निकालना है, तो आपको पता है एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार आपका 20 आया है और ये 9 आया है, 15 नम्मा 135 आ जाएगा। तो आपका एरिया आ गया 135 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसकी परिधि निकालेंगे तो परिधि का मतलब होता है बाउंड्री की लंबाई, बाउंड्री को जोड़ लीजिए। तो 41 और 9 50, 50 और 40 90, ये आपका 90 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो परिधि आ गई 90 सेंटीमीटर, है ना। तो 135 और 90, 135 तो यहाँ दिया ही नहीं है, कोई गड़बड़ है क्या ऑप्शन में।
भाई एरिया क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, सॉरी यहाँ 40 है, हमने वहां गलत लिख लिया है, ये 40 लिखा था भाई, तो यहाँ 40 लिखेंगे तो 2 से 40 कटेगा कितनी 20 बार, और 9 दूनी 18, तो 180 आ जाएगा ये, है ना, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और 90 सेंटीमीटर पर्दी का मतलब होता है बाउंड्री की लंबाई। ठीक है मेरे भाई, बताइए भाई, है ना। और सभी लोग बताइए, हो पा रही चीजें आपसे? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सब क्वेश्चन अच्छे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सिपाही के अंदर और लेखपाल के अंदर, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जो डर गया जो मर गया, ठीक है, डरना नहीं है, डरना एकदम मना है। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना दिया गया है मेरे भाई? 900 रुपए दिया गया है। जब एक लड़की ने इस वस्तु खरीदा तो उसे 10% की छूट मिला, जिसे उसने उचित नहीं लगा तब उसे 10% और अधिक छूट दी गई। तो उस राशि का पता लगाइए जो लड़की दुकानदार को देती है, बताइए। तो आप देखेंगे 900 रुपए, एक राशि का अंकित मूल्य कितना था? 900 रुपया। इसमें पहले उसे 10% की छूट दिया गया, तो 900 का 10% कितना होगा? 90। 90 की छूट दे देंगे तो आइटम कितने का बचा? 810 का। पर उसे लगा भाई ये रेट सही नहीं है, तो उसने कहा कि भाई और छूट दीजिए। तो और छूट क्या दीजिए? 10% की और छूट दे दी। तो 810 रुपए का आइटम हो गया, तो इस पर 10% की छूट और दे दी। तो 810 का 10% कितना होगा? 81। 81 रुपए की छूट आपको और मिल गई, तो बचा कितना होगा? 10 में से 1 जाएगा 9, 80 में से 8 जाएगा 72, 729 रुपया बचा होगा। तो 729 उसने दिया होगा, तो ये आपका आंसर है 729। भाई इतने में सामान बेचा गया, तो लड़की ने 729 रुपया दिया है। ठीक है, देख लें, सभी लोग देख लें। चलिए अगले पे आइए। 10, 17% और 25% की एकल समान छूट प्रतिशत बताइए। पहली छूट आपकी 10% की है, 10% की छूट है आपकी, तो 10% का 1/10 मतलब 10 रुपए के आइटम पर 1 की छूट। तो यहां लिखेंगे इनिशियल वैल्यू शुरुआत में कितनी है, और फिर लिखेंगे फाइनल वैल्यू डिस्काउंट देने का कितनी बची है। तो 10% का मतलब 1/10 मतलब 10 रुपए के आइटम पर 1 का डिस्काउंट दिया गया, तो आइटम कितने का रह गया? 9 का रह गया है। ठीक है। दूसरी छूट 17% की है। 17% का मतलब होता है 17/100, मतलब 100 रुपए का आइटम रहा है तो उस पर 17 की छूट दी गई है। 100 पे 17 की छूट दे देंगे तो कितना रह जाएगा? 83 रह जाएगा। फिर 25% की छूट है। 25% मतलब 1/4 मतलब 4 रुपए के आइटम पर 1 की छूट, तो कितने का जाएगा? 3 का जाएगा। ठीक है। अब आप क्या करेंगे? ये प्रारंभिक मान है, ये फाइनल मान है, सबका आपस में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। गुणा करने से पहले देखिए इधर और इधर कुछ कट रहा है, तो आप कहेंगे कुछ नहीं कट रहा है। क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं कट रहा है सर, कुछ नहीं कट रहा है। कछु कट रहा है? बताइए। कछु नहीं कट रहा है। नहीं कट रहा है तो क्या करें? गुणा करना पड़ेगा भाई, मजबूरी है। क्या करेंगे? मजबूरी में तो सब करना पड़ता है। गुणा करिए फिर इनका, देख क्या रहे हैं, करिए गुणा। 100, 1000, 1000 में 4 का गुणा करें कितना आ जाएगा? 4000। भाई गुणा तो करना पड़ेगा ना मजबूरी में। यहां गुणा करिए, 3 का गुणा 3 3 का 9, 8 3 24, 249 इंटू 9, 9 9 81, 1 हाथ से लागी 8, 9 चौक 36, 8 44 की 4 हाथ से लागी 4, 9 दूनी 18, 18 4 22, 2241। ठीक है। अब आप देख लीजिए सर, 4000 रुपए का सामान था और डिस्काउंट देके कितने का रह गया? इतने का रह गया। तो कितने का डिस्काउंट दिया गया भाई? 10 में से 1 जाएगा 9, 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा 7 और 4 में जाएगा 2759 का डिस्काउंट। इतना डिस्काउंट दिया गया 4000 रुपए। तो आप देखेंगे सर 2759 4000 का कितना परसेंट होगा? निकाल लीजिए भाई। इतने का आइटम था, इतने का रह गया है, तो कितने की कमी आई है? इतने की कमी आई है। तो इतने का डिस्काउंट दिया है तभी तो कमी आई है। तो ये डिस्काउंट इसका कितना परसेंट होगा? आप निकाल लें। 0 से 0 गया, 4 से कटेगा 7 चौक 28, सॉरी 6 चौक 24, 3 और 5 8 चौक 32, 3 और 9 39, 39 आ गया।
39 आ जाएगा तो 4 का भाग देंगे, 8 9 चौक 36, 3 फिर 9 39, फिर 9 चौक 36 पॉइंट लगेगा। अब 10 का भाग देंगे 68 पॉइंट, इतना आएगा, इतना आ जाएगा, है ना 68.99%। ये समथिंग कुछ आएगा, आप चेक कर लें। इसमें से तो आई थिंक कोई आंसर नहीं होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देख लीजिए। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, पर सबसे ज्यादा आसान यही है। ठीक है, कैसे भी नहीं कर सकते, ऐसे ही करिए बस। ठीक है, ज्यादा फालतू का दिमाग लगाने का कोई मतलब नहीं है, हो जाएगा। चलिए आइए आगे। ये आप देख रहे हैं CBT 2 और ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज है। जो बच्चा CBT 2 के लिए टेस्ट देना चाहता है, ग्रुप डी के लिए टेस्ट देना चाहता है, तो स्टडी 91 की ऐप पर ये टेस्ट चल रहे हैं, तो आप इनमें से टेस्ट देकर ज्वाइन कर सकते हैं। इन टेस्टों का वीडियो सॉल्यूशन रहेगा, बाइलिंगुअल टेस्ट है, डाउट सेशन भी रहेगा। ये संस्था के नंबर है, इन पर कॉल करें, आप जुड़े, अपनी तैयारी में 4 चांद लगाएं। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी करनी है, तो नेट फर्स्ट पेपर के लिए वाला बैच चल रहा है, तो आप इस पे से जुड़ सकते हैं। इसका बताइए भाई, एक निश्चित राशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5,832 रुपए हो जाती है, तो वह राशि है कितनी? देखिए बहुत ही आसान है, 8% की ब्याज लग रही है। 8% को भिन्न में क्या कहेंगे? 8/100। तो आप देखेंगे 4 से काटेंगे, ये 2 बार कट जाएगा, 4 से कटेगा 25 बार, 2/25। 8% को भिन्न में कहते हैं 2/25। इसका मतलब 25 रुपए की राशि पर 1 साल में ब्याज कितनी लगी है? 2 की, तो पैसा कितना हो जाएगा? 27। ठीक है, मतलब मूलधन और मिश्र धन का अनुपात निकालेंगे तो 25 की राशि पर 2 की ब्याज लग के पैसा कितना हो जाएगा? 27। ठीक है, 27 हो गया। ये कितने साल में हुआ है? 1 साल में। पर ब्याज कितने साल लगी है? 2 साल। तो ब्याज अगर 2 साल लगी है तो पावर क्या लगाएंगे? 2 लगा देंगे, है ना। 1 साल का डेटा पता है, पर ब्याज यहाँ पे 2 साल लगी तो पावर 2 लगाएंगे, 3 साल होगी तो पावर 3 लगाएंगे। 25 की पावर 2 625, 27 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 729। मतलब 625 रुपए की राशि 2 साल में 729 हो गई है। पर क्वेश्चन में कितनी हो गई है? क्वेश्चन में देख लें, 5832 हो गई है। भाई यहाँ पे तो 729 है और यहाँ पर 5832 हो गई है। तो बताइए कितने का गुणा करें? 8, 8 7 56, 8 का गुणा कर देंगे तो काम हो जाएगा। 8 9 72, 2 हाथ से लागी 7, 8 दूनी 16 और 7 23, हाथ से लागी 2। ठीक है, 8 गुना है। तो आपसे कह रहा है पैसा कितना है, तो ये भी 8 गुना होगा, तो 8 गुना कर दीजिए। 8 5 40, हाथ से लागी 4, 16 और 4 20, हाथ से लागी 2, 8 6 48 2 50। ये आपका आंसर आ जाएगा 5000। ठीक है, देख ले 5000। इस तरीके से करिए, जब शानदार तरीके से करेंगे तभी तो मजा आएगा। अब बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे कि A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर डी। तो ये भाई ये सब चीजें तो बहुत पहले चला करती थी, है ना। अगर उन्हीं चीजों पर चलते चले आओगे जो बहुत पहले चला करती थी, तो मजा कैसे आएगा, है ना। कुछ तो नया सीखना है ना, तो नए तरीके से करेंगे। और चक्रवर्ती ब्याज हुआ, साधारण ब्याज हुए, तो ऑलरेडी इतने आसान टॉपिक है कि इनके क्वेश्चंस को तो आपको बिल्कुल भी बेसिक में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, है ना। जो इन्हें सॉल्व करने के तो बहुत शॉर्टकट तरीके बन गए हैं। एक परीक्षा में किसी अभ्यर्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से क्या हो गया सर? फेल हो गया है। ठीक है, अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त कर रहा है और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक ज्यादा ले आया। तो बताइए परीक्षा के अधिकतम अंक क्या हैं? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ऐसे प्रश्न तो आपने बहुत किए होंगे कि एक परीक्षा में 30% अंक लाने हैं, तो आप 6 अंकों से फेल हो गया। और जब वो 40% नंबर लाया है, तो जितने नंबरों पे पास होना था उसे 6 नंबर ज्यादा है, 6 नंबरों से पास हो गया। देखिए 30% जब नंबर आ रहे हैं, तो जितने नंबरों पे फेल होना चाहिए था, जो जितने नंबरों पे पास होना चाहिए था, उससे 6 नंबर कम रह गए हैं।
पर जब 40% नंबर ला रहा है तो जितने नंबरों पर पास होना था उससे 6 नंबर ज्यादा आ गए हैं। तो अंकों में कितने का चेंज है? जो व्यक्ति 6 नंबर से फेल हो रहा था वो व्यक्ति 6 नंबर से पास हो गया। तो 6 और 6 12 का बदलाव हुआ है। क्यों? क्योंकि परसेंट में 10% नंबर बढ़े हैं। परसेंट में सर 10% नंबर बढ़ने से अंकों में 12 नंबर ज्यादा बढ़ गए, मतलब 10% बराबर 12। 10% बराबर 12। परीक्षा कितने की होती है? 100% की। तो 1 में 100 का गुणा, 10 में 10 का गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा, और यहाँ 10 का गुणा करेंगे तो 120 आ जाएगा। 120 अंक की परीक्षा है तो आपका आंसर आएगा 120। परीक्षा का अधिकतम कितना होता है? 100%। तो 100% का मान कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। देख लें, ठीक है, बताइए, आइए आगे। मंजीत ने एक मोटर कार को 25% की हानि पर साहिल ने 864 रुपये गाड़ी को मरम्मत। मंजीत ने एक मोटर कार को 25% की हानि पर साहिल ने 864 रुपए की गाड़ी को मरम्मत पर खर्च किए। गाड़ी को 5400 रुपये में बेच दिया। क्या कहना चाह रहा है? मंजीत ने एक मोटर कार को 25% की हानि पर साहिल ने 864। इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, तो अब इस क्वेश्चन को अवॉइड कीजिए, आगे चलते हैं, ठीक है। इसका बताइए। 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है, तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत बताइए। बताइए, 24 कैरेट को अगर 100% कहेंगे तो 22 कैरेट को कितना कहेंगे? तो आप कहेंगे बहुत आसान है कि भाई जो 24 कैरेट है वो 100% के बराबर है, तो 1 कैरेट बराबर कितना आ जाएगा? 100% अपॉन 24 आ जाएगा। तो कह रहा है 22 कैरेट, मतलब इधर 22 का गुणा करेंगे तो 22 कैरेट आ जाएगा, तो इधर 22 का गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? बताइए जरा। 4 से कटेगा 6 बार, ये कटेगा 25 बार, फिर 2 से कटेगा ये 3 बार, 2 से कटेगा 11 बार, तो आ जाएगा 275/3। तो आप सॉल्व कर लेंगे, 3 3 का 9, 91 सही 2/3%। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा 91 सही 2/3%। लिख लीजिए। हो जाएगा, बहुत आसान था। आइए आगे, इसका बताइए। भाई आप सभी लोग भी तो आंसर बताते रहिए साथ साथ। भाई इस तरह के क्वेश्चनों के आंसर आप लोग भी निकालते रहिए। आप लोग अगर आंसर नहीं निकालेंगे तो कैसे काम चलेगा, बताइए। और एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर करके लाइक करिए। भाई प्यार मोहब्बत करने में आप बड़ी कंजूसी दिखा रहे हैं ना, प्यार मोहब्बत करने बड़ी कंजूसी दिखा रहे हैं आप। भाई प्यार बनाते रहिए, मतलब वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेंगे तो प्यार बना रहेगा, ठीक है। वैसे भी नई साल है, तो नई साल में थोड़ा दमदारी के साथ आइए, है ना। चलिए, 8 महिलाएं एक होटल में गई, उनमें से 7 ने अपने भोजन पर 4 रुपए खर्च किए और 8वीं महिला ने सभी 8 महिलाओं के औसत खर्च से 7 रुपए अधिक खर्च किया, तो उनके द्वारा खर्च की गई राशि निर्धारित करिए। बताइए। 8 महिलाएं एक होटल गई, ठीक है, उनमें से 7 ने अपने भोजन पर 4 रुपए खर्च किए, अपने भोजन पर 4 रुपए खर्च किए। 8वीं महिला ने सभी 8 महिलाओं के औसत से 7 रुपया ज्यादा खर्च किया है, तो उनके द्वारा खर्च की गई राशि। देखिए, अगर मैं बोलूं कि 8 की 8 महिलाओं का जो औसत खर्चा है, जो एवरेज खर्चा है, मान लीजिए x रुपया है, ठीक है। मान लीजिए 8 महिलाओं का अगर एवरेज खर्चा x के बराबर है, तो इनका कुल खर्च कितना आ जाएगा? इधर ध्यान दें, अगर 8 महिलाओं का कुल खर्च निकालेंगे तो कुल कैसे निकालते हैं? औसत इंटू संख्या। तो संख्या तो 8 है और औसत x है, तो ये कुल खर्च आ गया 8x के बराबर। कि 8 की 8 महिलाओं का अगर औसत x है तो 8 महिलाओं का कुल खर्चा कितना आ गया? 8x के बराबर, ठीक है। चलिए, अब अगर इनमें से 7 ने अपने खाने पर 4 रुपया खर्च किया, तो एक महिला 4 खर्च करेगी, तो 7 महिला ने 28, तो ये खर्चा आ गया। और जो 8वीं महिला है वो क्या कर रही है? 8वीं महिला कर रही है
कि सभी 8 महिलाओं के औसत खर्च से 7 रुपए ज्यादा, तो सभी 8 महिलाओं का औसत कितना है x, इससे 7 रुपए ज्यादा x प्लस 7, इतना खर्च किया 8वीं महिला ने, तो टोटल कुल खर्च कितना आ जाएगा 28 और 8 कितना हो जाएगा 35 प्लस x, ये आपका कुल खर्चा आ गया है कि ये 7 लोगों का खर्चा है, ये 8 में का खर्चा है, ये कुल खर्चा आ गया। कुल खर्चा तो मुझे दिया गया 8x के बराबर, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 35/7, आप देखेंगे x की वैल्यू आ गई 5, तो आपका औसत आ गया 5। तो आपसे क्या पूछ रहा है, उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि बताइए, तो कुल राशि निकालेंगे, ये आपकी कुल राशि है x बराबर 5, तो 5 × 35 कितना आ जाएगा 40 रुपया, तो कुल खर्चा 40 आएगा। आप देख लें ये आपका आंसर है 40। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, अगर यहाँ 5 रखेंगे तो 5 × 8 कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो चाहे आप यहाँ से निकाल लें चाहे वहाँ से निकाल लें, जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से निकाल लें, बस क्वेश्चन का आंसर निकाल लें कैसे भी करके। ठीक है, देख लीजिए। हो गया, चलिए आप देख रहे हैं इतने सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। ये यूपी लेखपाल का कोर्स है, इंडिविजुअल हिंदी, यूपी पुलिस, यूपी टेट, सुपर टेट, जो भी कोर्स है आप जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज स्टडी 91 की ऐप पर चल रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए अगला बेहतरीन सा सवाल करेंगे मेरे भाई, बहुत बेहतरीन सा सवाल है, करिए इसका आंसर कितना आएगा। देखिए, एक खरगोश 3 किलोमीटर पर घंटे गति से 6 किलोमीटर तक कुलाचे भरता है। अगले 3 घंटे के दौरान किस गति से खरगोश को कुलाचे भरने की आवश्यकता होगी ताकि उसके द्वारा तय की गई पूरी दूरी के लिए उसकी औसत गति कितनी आ जाए 6 किलोमीटर पर आवर आ जाए। बताइए, एक खरगोश जो है 3 किलोमीटर पर घंटे की गति से 6 किलोमीटर तक कुलाचे भरता है। अगले 6 किलोमीटर तक कुलाचे भरे इस गति से, और अगले 3 घंटे के दौरान किस गति से खरगोश को कुलाचे भरने चाहिए कि उसके द्वारा तय की गई पूरी दूरी के लिए उसकी औसत गति कितनी हो जाए 6। बताइए। तो आप देखेंगे सर 6 किलोमीटर की जो दूरी है वहां जो कुलाचे भर रहा है वो 3 किलोमीटर पर आवर की गति से भर रहा है। ठीक है, तो यहाँ कितना समय लगेगा 3 किलोमीटर पर आवर की गति से 6 किलोमीटर गया होगा तो यहाँ पर समय लगा होगा 2 घंटे का। ठीक है, अब अगर अगले 3 घंटे मतलब आगे 3 घंटे चलना है, अगले 3 घंटे के दौरान किस गति से खरगोश को कुलाचे भरने चाहिए, मतलब गति पूछ रहा है यहाँ पर किस गति से भरने चाहिए। ये गति x मान ली कि उसकी औसत गति कितनी आ जाए 6 किलोमीटर पर आवर आ जाए। तो औसत गति कैसे निकालते हैं बताइए जरा। आपको पता है औसत गति निकालने के लिए क्या करते हैं, एवरेज स्पीड। आपको पता है औसत गति निकालने के लिए क्या करते हैं, कुल दूरी अपॉन कुल समय, है ना। औसत दूरी कैसे निकालते हैं, कुल दूरी अपॉन कुल समय। तो यहाँ की दूरी 6, यहाँ की दूरी मुझे पता नहीं, मान लीजिए यहाँ की दूरी मैंने मान ली y, या फिर यहाँ की दूरी मान ली मैंने d। कुल दूरी पता नहीं, यहाँ की दूरी मैंने d मान ली, तो कुल दूरी कितने है 6 + d, और कुल समय कितना आ जाएगा 2 और 3 5। औसत चाल कितनी है 6, तो 6 का गुणा करेंगे 6 पन्ना 30, और 30 में से 6 जाएगा तो दूरी कितनी आ जाएगी 24 किलोमीटर। तो आप देखेंगे सर ये वाली दूरी कितनी आ गई 24 किलोमीटर। अब देखेंगे 24 किलोमीटर की दूरी अगर 3 घंटे में तय करानी तो चाल क्या आ जाएगी, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। समय कितना है 3, तो आपकी चाल कितनी आ जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर। तो आपका आंसर आ जाएगा सर 8 किलोमीटर पर आवर। आप देख लें आपका आंसर आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। देख लीजिए, बताइए कर पाएंगे, कहाँ दिक्कत है बताइए। सब बच्चे कर पाएंगे, किसी बच्चे को कहीं भी दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है, आइए अगले प्रश्न पे। सब लोग करते रहिए भाई, आंसर निकालते रहिए। एक परीक्षा में 12 छात्रों के मध्यमान अंक 52.5 थे। मध्यमान मतलब औसत, औसत दिया गया, औसत समझ लो, औसत। मध्यमान का मतलब जांच करने
पर दो छात्रों के अंक 45 और 51 से बदलकर 40 और 62 कर दिए गए थे। अगर छात्रों के सही किए जाए तो मध्यमान क्या होगा। देखिए दो छात्र थे जिनके अंक एक का 45 था, एक का 51 था, ठीक है, पर गलती से 45 वाले के 40 कर दिए, 51 वाले के 62 कर दिए, तो आपने टोटल कितना कर दिया था 102, और होना चाहिए था कितना 96, तो आपने कितना बढ़ा दिया था। तो आप देखिए आपने बढ़ा दिया था कितना 6 अंक आपने बढ़ा दिए थे। अगर आप सही लिखेंगे तो 96 लिखेंगे, जब गलत लिखा है तो 102 लिखा है। तो आपने देखा जब गलत लिखा है तो आपका औसत कितना है 52.5 है। अगर सही लिखेंगे तो अंकों में 6 की कमी हो जाएगी। 6 की कमी कितने लोगों में कमी होगी 12 में। अगर 6 को 12 लोगों में बांटेंगे तो प्रत्येक के हिस्से में 0.5 की कमी आएगी। अगर प्रत्येक का हिस्सा 0.5 घट जाएगा तो औसत भी आपका 0.5 घट के कितना रह जाएगा 52 रह जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा सर 52। बताइए है यहां का भाई 12 छात्रों का मध्यमान 52.5 था। बाद में जांच करने के बाद दो छात्रों के अंक 45 और 51 से बदलकर 40 और 62 कर दिए गए थे। इकतालीस, अच्छा बाद में ये वाले अंक कर दिए गए थे। देखिए इतना बढ़ गया है। एक सेकंड रुक जाइएगा, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज है बस, बहुत ज्यादा नहीं है। कह रहा है सर इतने अंक बढ़ गए थे, मतलब पहले इतने थे पर जब जांच की है तो 45 वाले के 40 निकले हैं, 51 वाले के 62, तो 102 अंक हो रहे हैं। जांच करने के बाद 96 अंक जो है 102 हो रहे हैं, तो 6 की वृद्धि हुई है। 6 की वृद्धि हुई है तो आप 6 को अगर 12 लोगों में बांटेंगे तो प्रत्येक के हिस्से में 0.5 की वृद्धि होगी। तो प्रत्येक का हिस्सा 0.5 बढ़ेगा तो औसत भी 0.5 बढ़ के कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा सर 53। देख लीजिए भाई, जांच करने के बाद ये था, उसे ये बना दिया गया है। पहले इतना था, अब ये बनाने के बाद 6 की वृद्धि हो गई। 6 की वृद्धि 12 पे तो 0.5 की वृद्धि होगी। प्रत्येक का हिस्सा अगर 0.5 बढ़ेगा तो औसत भी 0.5 बढ़ के कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। देख ले, ठीक है। आइए आगे, इसका बताइए। एक मणिक का मूल्य सीधे उसके वजन के वर्ग के रूप में बदलता रहता है। ऐसे ही एक मणिक टूट गया और उसके टुकड़ों का वजन 2, 3, 4 के अनुपात में है। अगर टूटने के कारण नुकसान अगर 26,000 का हुआ है तो मूल मणिक की कीमत क्या है। देखिए मणिक का जो मूल्य दिया गया, समझ ले भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में आता है भाई, समझ क्यों नहीं रहे हैं, कर क्यों नहीं रहे आप लोग बताइए। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, आपको बिल्कुल शानदार तरीके से प्रश्न बनाने हैं। कर लेंगे इसे, बताइए कर पाए तो। आपसे बोला गया है कि मणिक का जो मूल्य है उसके वजन के वर्ग के अनुपात है। मणिक का मूल्य मतलब प्राइस, वजन मतलब वेट, जो है वेट के वर्ग के समानुपाती, ये कहना चाह रहा है कि इसका जो प्राइस है वो वेट के वर्ग के समानुपाती है। चलिए सर बहुत अच्छा। अब देखिए एक मणिक क्या होगा, टूट गया तो उसका वजन का जो रेशियो, वेट, उनका रेशियो दिया गया 2, 3, 4, ठीक है। टूटने के बाद आपका रेशियो दिया गया 2, 3, 4, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि सर पहले वाले का वजन 2 है, दूसरे का वजन 3 है और तीसरे का वजन 4 है। तो टोटल कितना आ जाएगा 2 और 3 5, 2 और 3 5 और 4 9। टोटल वजन कितना होगा 9 के बराबर, है ना। 9 का टोटल वजन रहा होगा, फिर वो टूट गया है तो पहला हिस्सा 2 का, दूसरा हिस्सा 3 का, तीसरा हिस्सा 4 का। अगर इनका मूल्य निकालेंगे तो मूल्य पता है, वजन का वर्ग करेंगे तो मूल्य आ जाएगा। तो इसका वजन 2 है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। इनका मूल्य आ गया। इसका मूल्य कितना आएगा 9 का वर्ग 81। आप देखें इसका मूल्य 81 आया है और तोड़ने का मूल्य कितना है 4 और 9 कितना होता है 9 और 4 13, 13 और 16 कितना आ जाएगा 13 और 16 29। टोटल मूल्य 29 आ रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर मूल्य 29 आ रहा है और यहाँ पे मूल्य 81 आ रहा है। तो आप देखें कितने का चेंज है, तो 11 में से 9 जाएगा 2, 7 में 2 जाएगा 5, 52, 52। भाई 81 में से 29 गया तो 52 आ गया भाई, 52 का चेंज है। तो आप देख रहे हैं
तोड़ने के कारण मूल्य 29 रह गया है, बिना टूटे मूल्य 81 था, तो मूल्य में कितने की कमी आई? आप कह सर 52 की कमी आई है मूल्य में। मेरे अकॉर्डिंग 52 की कमी आई है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 26,000 की कमी आई है। अरे बोल क्यों नहीं रहे 26,000 की? तो 52 बराबर 26,000, तो 52 दूनी 26, 52 एकम 52, 2 से कट जाएगा 500, मतलब 1 बराबर 500, 1 बराबर 500। तो मूल मणिक की कीमत कितनी है? मूल मणिक की कीमत 81 है, 81 बराबर 1 बराबर 500, 81 और 81 इंटू 500, 40, 40,500। देख लीजिए, ये आपका आंसर है 40,500। ठीक है, हो गया। चलिए कर लेंगे, बताइए सभी लोग कर लेंगे? कोई दिक्कत करने में नहीं है ना? पक्का? देख ले भाई, आइए आगे। इसका बताइए, एक लड़का 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से स्कूल जाता है तो वह 11 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर 30 की चाल से जाएगा तो 9 मिनट पहले पहुंच जाएगा, तो दूरी बताइए। अब ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है कि सर 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से जब स्कूल जाएंगे तो 11 मिनट लेट पहुंचेंगे। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार किया है और बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है ये। और 30 की चाल से जाएंगे सर तो 9 मिनट पहले पहुंच जाएंगे, है ना? तो आपको दूरी पूछी, कभी भी ऐसे क्वेश्चन में दूरी पूछी जाए तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। बहुत सारे लोग इसे रेशियो से सॉल्व कर लेते हैं, बहुत सारे लोग इसे बेसिक सॉल्व कर लेते हैं, बहुत सारे लोग एक फॉर्मूले सॉल्व कर लेते हैं। पर अगर दूरी पूछी जाए ना, दूरी, तो दूरी पूछी जाए तो इसके लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप उसे याद कर लीजिए, मैं लिख देता हूं और हमेशा वही लगा दिया करना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दूरी, ऐसे क्वेश्चन में दूरी बराबर क्या होता है? चालों का गुणनफल पहली चाल अपॉन इंटू दूसरी चाल, S1 इंटू S2, चालों का अंतर, चालों का गुणनफल अपॉन चालों का अंतर इंटू समय का अंतर। इतना सा आपको याद करे रखना है। इतना अगर याद कर लेते हैं तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर तुरंत आ जाएगा। चालों का गुणनफल अपॉन चालों का अंतर इंटू समय का अंतर, लगाइए। चाल यहाँ 20 है, यहाँ पर 30 है, अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर 10 है। और समय का अंतर, अगर एक केस में लेट हो रहा है और एक केस में जल्दी, तो समय का अंतर कितना आ जाएगा? 20 मिनट। भाई लेट होने का मतलब है राइट टाइम से 11 मिनट देरी से पहुंचा है, मतलब राइट टाइम से 11 मिनट ज्यादा लगा लिया है। और जल्दी का मतलब है राइट टाइम से 9 मिनट पहले, तो यहाँ तो 9 मिनट पहले है और यहाँ पे 11 मिनट लेट है, तो 11 और 9 कितना हो? 11 और 9 20। तो आप देखेंगे 20 मिनट का फर्क है, 20 मिनट का। तो समय का अंतर कितना है? 20। तो 20 अपॉन क्या हो जाएगा? 60। क्यों? क्योंकि ये सब किलोमीटर पर आवर है, ये मिनट में, मिनट को घंटे बदलने के लिए 60 का भाग दीजिए। 20 या 60, आपका आंसर कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर। ये आपकी दूरी आ जाएगी, आप लिख लें, ये आपका आंसर है 20 किलोमीटर। बड़ा आराम से, प्यार से आपने कर लिया है, बहुत बढ़िया। इसी प्यार से आप करें और आप बड़ी आसानी से कर लेंगे, देख लीजिए। ठीक है, बताइए भाई, कर पाएंगे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए, 6a स्क्वायर माइनस 16ab प्लस 8b स्क्वायर बराबर 0, तो a और b का अनुपात क्या होगा? देखिए, अब ये दिया गया a और b का अनुपात बताना है, तो कुछ मत, एक तरीका तो ये है कि a की वैल्यू उठाइए और b की वैल्यू उठाइए, यहाँ पे पुट कर दीजिए। जिस a और b की वैल्यू पर ये समीकरण सेटिस्फाई हो जाए वही a और b की वैल्यू हो जाएगी। एक तरीका तो ये है, या फिर आप इसे सॉल्व कर लो। 8 छक्के 48, 12 चौक 48, ऐसे लिख सकते हैं 6a स्क्वायर
इसे लिख लिया 12ab माइनस 4ab प्लस 8b², ऐसे लिख सकते हैं इसे, बराबर 0, है ना। क्योंकि देखिए 8 और 6 का गुणा करेंगे, 8 6 48 आ जाएगा। तो 16 को ऐसे तोड़िए कि गुणा करें तो 48 आ जाए और जोड़ने पर ये आ जाए। तो 12 और 4 को जोड़ेंगे 16 और 12 चौक 48 आ जाएगा। तो यहाँ क्या कॉमन आ जाएगा, 6a कॉमन आ जाएगा। तो बचेगा a और 12 में 6 निकल गया तो 2 बचेगा, यहाँ b बचेगा। ठीक है, यहां से 4 कॉमन आ जाएगा और b कॉमन आ जाएगा तो बचेगा a माइनस 2 और b आ जाएगा। कॉमन निकालेंगे 6a माइनस 4b और a माइनस 2b बाहर निकल जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई 0 होगा तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अगर 0 करेंगे तो a माइनस 2b बराबर 0, तो a बराबर 2b आ जाएगा। तो a और b का रेशियो कितना आ जाएगा, 2:1, 2:1 a और b का रेशियो 2:1 यहाँ दिया गया, नहीं दिया गया मतलब ये तो गलत हो गया। इसे देखिए, इसे 0 करेंगे तो 6a बराबर 4b, 2 से कटेगा 3, 2 से कटेगा 2, तो ये इधर आ जाएगा a/b बराबर 2/3, 2/3। ये आपका आंसर आ जाएगा, a और b का रेशियो 2/3। ये इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, a/b बराबर 2/3 आ जाएगा। बताइए, हाँ भाई कर पाएंगे? हाँ भाई मेरे शेरों, बताइए भाई, आप मेरे धुरंधर शेर हैं। आप बताइए, आप लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आप लोगों को करना ज़्यादा जरूरी है, मुझसे भी ज़्यादा है। कर लेंगे? चलिए सभी लोग कमेंट करें भाई, करेंगे कि नहीं करेंगे? बहुत बढ़िया, चलिए आगे आइए। आप देख रहे हैं ये आपके इंडिविजुअल मैथ का बैच चल रहा है स्टडी 91 की ऐप पर। जो बच्चा मैथ्स पढ़ना चाहता है शुरू से बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, तो बच्चा इस बैच से जुड़ सकता है। इसे जुड़ने के लिए संस्था के नंबर है, इन नंबरों पे कॉल करें, कॉल करके आप इन बैच से जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये बैच की विशेषताएं, इतनी सारी चीजें रहेंगी। इसमें पूरा का पूरा अर्थमेटिक मैथ्स पढ़ाया जाएगा, पूरा का पूरा एडवांस मैथ पढ़ाया जाएगा। एक एक टॉपिक में 500 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसकी मात्र फीस कितनी है, 1000 रुपए की फीस है। 1000 रुपए की फीस में ये वाला बैच चलाया जा रहा है। ठीक है, तो आप इसमें बिल्कुल बेसिक से सीजीएल मेंस लेवल तक की तैयारी कर सकते हैं। कोई भी वनडे एग्जाम आप देते हैं, हर एग्जाम के लिए आप तैयार हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके इंडिविजुअल हिंदी का बैच चल रहा है नितिन सर के द्वारा। अगर आप हिंदी पढ़ना चाहें तो आप इस बैच में जुड़ के हिंदी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और उनमें से एक को कुल मत का 42% प्राप्त होता है और वह 4300 मतों से हार जाता है। तो बताइए उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े और जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले। ठीक है, आप देखेंगे, मान लीजिए परसेंट में बात करूं, मान लीजिए उस चुनाव में टोटल 100% लोगों ने वोट डाला है। मान लीजिए चुनाव में टोटल 100% लोगों ने वोट डाला है। ठीक है, अब इसमें से कह रहा है कुल मत का 42% प्राप्त हुआ, उनमें से एक को कुल मत का 42% प्राप्त हुआ और 4320 मतों से हार गया। देखिए एक आदमी को इसमें से 42% वोट प्राप्त हुआ है, तो दूसरे को कितना मिला होगा, 100 में से 42% यहाँ निकलेगा तो यहाँ कितना बचेगा, 58%। तो आप देखेंगे जीतने वाले को, विनर को 58% मिला है, हारने वाले को कितना मिला है, 42%। ठीक है, यहां पर 58% वोट मिला है, यहां पे 42% वोट मिला है। भाई हारने वाले को मतलब लूजर को 42% मिला है, जीतने वाले को 58% वोट मिला है। तो जीतने वाले की वोट हारने वाले से कितनी ज्यादा है, तो आप देखेंगे कितने का अंतर है, 16% का अंतर है। परसेंट में 16% ज्यादा है और संख्या में 4320। तो 16 दूनी 32, कितना बजे, 11, 112 आ गया। 16 सत्ते मतलब 1% बराबर कितना आ गया, 270 आ जाएगा, है ना।
1% बराबर 270 आ गया। तो चुनाव में टोटल वोट कितनी है 100%। एक में 100 का गुणा करेंगे 100 आ जाएगा, और यहाँ 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 27000। मतलब चुनाव में टोटल 27,000 वोट डाली गई है। बहुत बढ़िया, चारों ऑप्शन में 27,000 है। अब अगर जीतने वाले को कितना वोट मिला है, तो जीतने वाले को मिला है सर 58% वोट मिला है। तो आप देखेंगे 1% बराबर 270, 1% बराबर 270 है, तो जीतने वाले को 58% मिला है। तो 58% बराबर इसमें 58 का गुणा कर दीजिए, इसमें 58 का गुणा कर दीजिए। तो जरा बताएंगे गुणा करके कितना आ जाएगा, जल्दी से बताइए मुझे। तो आप जब इनका गुणा करेंगे तो 270 और 58 का जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इनका गुणा आ जाएगा 15,660। ये इनका गुणा हो जाएगा तो जीतने वाले को इतना मिलेगा 15,660। ये वाला ऑप्शन आपका सही है, पहला वाला आपका सही आंसर होगा। पहला वाला आपका सही आंसर होगा, देख लीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, आइए आगे। एक्सप्रेस ट्रेन 90 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। अगर यह औसतन 48 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलती है तो सफर के समय को कम कर 40 मिनट तक लाने के लिए ट्रेन को किस रफ्तार से दौड़ना होगा। ठीक है, चलिए। एक एक्सप्रेस ट्रेन 90 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। ठीक है, अगर औसतन 48 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलती है तो सफर के समय को कम कर 40 मिनट तक लाने के लिए ट्रेन को किस रफ्तार से दौड़ना होगा। तो आप देख रहे हैं दूरी तो बराबर ही तय कर रही है, दूरी तो निश्चित है। और आपको पता है जब दूरी आपकी समान है तो चाल और समय आपस में क्या होता है, चाल और समय आपस में उल्टा संबंध बनाता है ना। दूरी तो हमारी बराबरी तय हो रही है, जब दूरी समान है तो चाल और समय आपस में उल्टा संबंध बनाएगा। तो इसका मतलब अगर समय का रेशियो निकालें तो आपने देखा पहले 90 मिनट में तय कर रहा है, अब उसी दूरी को 40 मिनट तक लाना है। तो आप देखिए पहले का समय 90 मिनट है, बाद का समय 40 मिनट है। तो आपके समय का रेशियो कितना आ गया 9:4, और समय का उल्टा करेंगे तो चाल का रेशियो आ जाएगा 4:9। और जब 90 मिनट में तय कर रहा है तो इसकी स्पीड कितनी है 48। तो आप देखेंगे 90 मिनट में तय कर रहा है तो स्पीड कितनी है 4, मतलब 4 की वैल्यू 48। तो अगर 40 मिनट तक ला देगा तो ट्रेन किस रफ्तार से दौड़ेगी। तो 4 को 48 बनाने के लिए 12 का गुणा हुआ है, तो इसमें भी 12 का गुणा होगा, तो 12 × 108। 108 किलोमीटर पर आवर। देख लें ये आपका आंसर आ जाएगा 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देख लें भाई, सभी लोग आंसर दें, सभी लोग आंसर दीजिए मेरे भाई। ठीक है, कर पाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चे तो अभी तक नई साल मना रहे हैं, नई साल में अभी तक बिजी हैं। आज पूरा नई साल में एंजॉयमेंट कर रहे हैं, 1 तारीख को भी घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बढ़िया मौज मस्ती कर रहे हैं। पर कोई बात नहीं मेरे भाइयों, आज एकदम नई साल मना लीजिए, फिर कल से एकदम पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, और कल आज एकदम पूरा डिसाइड कर लीजिएगा शाम को जब बैठ के कि अब मेरा इस साल का पूरा प्लान क्या है और इस साल के अंदर मुझे क्या क्या अचीव करना है, क्या मेरा गोल है, क्या मेरा एम है। तो कोई तो भाई इस साल शादी के लिए डिसाइड कर रहा होगा, कोई नौकरी के लिए डिसाइड कर रहा होगा, कोई गर्लफ्रेंड बनाने का डिसाइड करेगा। पर मैं आपसे कहूँ सिर्फ एक ही डिसाइड करिएगा, नौकरी के बारे में, है ना, कि इस साल मुझे ये परीक्षा निकालनी है, मतलब निकालनी है, मतलब निकालनी है। परीक्षा कल निकल जाएगी तो बाकी की सारी इच्छाएं आपकी अपने आप ही पूरी हो जाएंगी। आपको उन्हें पूरा करने के लिए कोई भी टारगेट नहीं बनाना पड़ेगा, वो सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। जैसे ही नौकरी लगी, पैसा आया तो शादी, गर्लफ्रेंड सब उसके पीछे का पार्ट है, ये सब अपना चलता रहता है। ठीक है, तो सुन लो सभी मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आपको मन लगा के इस साल पढ़ाई करनी है और दमदार तरीके से पढ़ाई करनी है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगातार 15 दिनों के काम के लिए कर्मचारी को औसत मजदूरी 80 रुपये प्रतिदिन थी। पहले 7 दिनों के दौरान उसकी औसत मजदूरी 63 रुपये है और आखिरी के 7 दिनों की औसत मजदूरी 99 है। तो 8वां दिन की औसत पहले 8 दिनों की औसत क्या रही होगी, बताइए।
देखिए 15 दिनों का निकालेंगे, 15 इंटू 80 120, टोटल मजदूरी ये आ गई 1200। पहले 7 दिनों की निकालेंगे, 7 इंटू 63, तो 7 या 21, हां से लागी 2, 42 और 2 44, 441। आखिरी के 7 दिन की निकालेंगे, 7 इंटू 99, कितना आ जाएगा 693 आ जाएगा। 963 की 3, यहां से लागी 6, 693 आ गया। तो देखिए टोटल 15 दिन का मुझे पता है, पहले 7 और आखिरी के 7 दिन का पता, ये कितना है 4 और 4 13, यहां से लागी 1, 10 11, 11 से 34। पहला 7 दिन और आखिरी के 7 दिन हो गया, तो बीच में क्या बचा होगा, बीच का 8वां दिन बचा हुआ है ना भाई। जब 15 दिन हमारे पास हैं, जब पहला 7 दिन ले लेंगे और आखिरी के 7 दिन ले लेंगे, तो बीच में 1 दिन बाकी रह जाए, कौन सा 8वां दिन। तो 8वां दिन का कितना होगा, इसमें से घटा देंगे, 1200 में से ये जाएगा तो कितना बचेगा, 1200 में से जाएगा कितना बचेगा 66, 66 आ गया। ठीक है 66 आ जाएगा, 1200 में से ये जाएगा 66 आ जाएगा, 66 आपका आ गया है। ठीक है चलिए, तो 8वें दिन का कितना आ गया 66 आ गया। अब अगर 8 दिनों तक की मजदूरी कितनी है टोटल, 8 दिनों तक का औसत पूछना है। पहले 8 दिनों का पूछ रहा है, तो पहले 7 दिनों का टोटल 441 है, और 8वें दिन का कितना है 66, जोड़ेंगे 7 10 507 आ गया है। अब 507 तो टोटल है, तो औसत कितना आ जाएगा, 8 का भाग दे दीजिए, 8 दिनों का पूछ रहा है, तो 8 6 48, 2 सा 27, 8 3 24, 3 0 8 3 24, 6 0 8 सा 56, 63.37, ये आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए भाई 15 दिनों में से पहले 7 और आखिरी के 7 माइनस कर दिए, तो बचा 66, ये किसका होगा 8वें दिन का होगा, 8वें दिन का 66 आ गया है। अब पहले 8 दिनों का औसत पूछा गया, तो पहले 8 दिनों का टोटल, तो पहले 7 दिनों का टोटल 441 है, और 8वें दिन का 66, जोड़ लिए 507 आ गया है। 507 टोटल आया, तो औसत कितना आएगा, 8 का भाग दे देंगे, 63.37, ये हमारा आ गया है। आप देख लें, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही बेहतरीन सा अच्छा सा क्वेश्चन था, जो आपने बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया है। ठीक है चलिए, ये आप देख रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का ये बैच चल रहा है। जो बच्चा यूपी पुलिस कांस्टेबल के बैच से जुड़ना चाहता है जुड़ सकता है। बहुत जबरदस्त बैच चल रहा है और बहुत शानदार तरीके से क्लासेस चल रही हैं। डेली क्लास है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, ये सारी चीजें हैं, तो आप देख सकते हैं। जो बच्चा जुड़ना चाहता है जुड़ सकता है, बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम इतना ही करते हैं, बाकी की बातें करेंगे अगली क्लास में। तो उम्मीद है कि सारी बातें आपको बहुत अच्छी लगी होंगी और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, तो चलिए सेशन को समाप्त करते हैं, अगली क्लास में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर। सभी लोगों को नए वर्ष की दोबारा से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, बाय, टेक केयर।